जेकब फाटू बीइंग जेकब फाटू जिस इंसान को देख के हम सबको डर लगता है, लेकिन जो खुद डरावना आदमी जेकब फाटू है उसे तो अच्छा ही लगेगा ना। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें जेकब फाटू बूगी मैन को शूट कर रहे हैं, जिसमें भाई क्या खुशी क्या एक्साइटमेंट उनकी दिख रही है और बिल्कुल बच्चों की तरफ फुदक फुदक के जेकब फाटू नाच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। भाई समझो, कैरेक्टर ब्रेक नहीं है ये। जिस इंसान को देख के सारे लोग डरते हैं उसको देख के जेकब फाटू तो खुश हो गई, तो कैरेक्टर ब्रेक नहीं था, ये अपने कैरेक्टर में ही थे जेकब फाटू। समझ रहे हो कितनी डीप बात बोल दी है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज सबसे पहले बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो बहुत टाइम से वॉइस ऑफ रेसलिंग वाली वीडियो बनाई नहीं ना हमने, तो इसलिए किसी इस बारे में डीप में बात कर नहीं पाए। विंस मैकमैन के केस को लेके सिचुएशन क्या है भैया? विंस मैकमैन का सारा मामला क्लियर हो चुका है क्या? क्योंकि रिसेंटली एक बड़ी बहुत सारे मीडिया आउटलेट इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो सारे CRIMINAL वाले जो चार्जेस हैं वो ड्रॉप कर दिए हैं विंस मैकमैन के ऊपर। यानी कि अब उनके जो केस है उसको उस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि जैसे उन्होंने कोई अपराध किया है। तो इसका क्या मतलब है कि विंस मैकमैन क्लियर हो चुके हैं सारे केसेस से, और अगर वो क्लियर हो गए हैं तो इसका मतलब कि फिर वो ओपन भी है दोबारा से किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, प्रोफेशनल रेसलिंग में आने के लिए। और अगर ऐसा है तो फिर इससे फिर ब्रॉक लेसनर के केस के बारे में हम क्या समझें? तो भाई देखो, मैंने जितना इसको समझने की कोशिश करी है, ये जो मामले हैं ना लॉ के, लीगल चीज़ों के, बड़े ही पेचीदा रहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो भले ही जो आपराधिक चार्जेस हैं वो हट चुके हैं विंस मैकमैन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी केस से छुट्टी हो चुकी है। तो ये मुझे भी सुनने में अजीब सा लगा भाई, जब सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए तो इसका तो यही मतलब है ना कि हाँ सब कुछ सही है। तो मतलब कि अपराध ऐसा कोई जघन्य नहीं है जो कि विंस मैकमैन ने कमिट किया है, तो उस तरीके से अब विंस मैकमैन के केस को नहीं देखा जाएगा। ये मैं लोगों के देखने की बात नहीं कर रहा है, मैं अथॉरिटीज़ के देखने की बात कर रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर चल रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केस से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। अभी भी जो सिविल लॉ है वो लगता है उनके ऊपर। ये जो मैं सब पढ़ी पढ़ाई वाली बातें वो बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं, वो तो मैंने थोड़ा सा समझ के अच्छे से टाइम लगा के कि क्या सिचुएशन, भाई मैं तो समझूँ पहले उसके बाद तो बता पाऊंगा। तो विंस मैकमैन के ऊपर वो एक्सट्रीम वाली चीज़ें हट गई हैं कि उस नज़रिए से अब इस केस को नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो सिविल लॉ है वो उनके ऊपर लगते हैं, पैसों वैसों का लेन देन वो सब अभी उनको जो है भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत कुछ है अभी विंस मैकमैन के केस में भाई, अभी इतनी इजीली सेटल नहीं होने वाला। और जब ये सेटल नहीं हो रहा तो फिर अगेन वही चीज़ ब्रॉक लेसनर के बारे में भी, जो कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बोला ही था कि भाई पता नहीं कि क्या है ब्रॉक लेसनर के साथ। तो जब पता नहीं है तो आगे फिर बात भी क्या करें कि वो कब आएंगे या फिर कब नहीं आएंगे। और एक चीज़ जो कि अब इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर लोग बहुत सारे फील कर रहे हैं वो है विंस मैकमैन की कमी। विंस मैकमैन की कमी नहीं, विंस मैकमैन के बुकिंग डिसीजन लेने के जो तौर तरीके थे, अब लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं ट्रिपल एच से। यार मुझे बताना, मैंने कभी ऐसा बोला कि विंस मैकमैन की चीज़ें बेकार थी और ट्रिपल एच की अच्छी हैं, या मैंने ऐसा बोला कि ट्रिपल एच की चीज़ें बेकार है विंस की अच्छी हैं? आई थिंक मैंने तो कभी दोनों के ऊपर, मेरे को देखो रोज़ वीडियो बनाता हूँ, याद नहीं रहता कि कब क्या बोल दिया। नहीं, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ इस चीज़ को कि हाँ विंस मैकमैन की कुछ चीज़ें अच्छी, जैसे वो बुकिंग करते थे, कुछ चीज़ें ट्रिपल एच की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ट्रिपल एच की बहुत बेकार हैं, कि जैसे कि वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी घसीट देते हैं। और पहले तो भरोसा रहता था ट्रिपल एच के ऊपर कि चलो भाई इस बंदे ने किया है तो सोच समझ के किया होगा, ये ट्रिपल एच का एरा है, यहाँ पे एक बैक स्टेज छोटा सा सेगमेंट भी मैटर करता है, क्योंकि फिर वो आगे एक बड़ी स्टोरी में प्ले होता है। लेकिन ऐसा तो हमने बहुत टाइम से देख लिया भैया, कुछ ट्रिपल एच तो ऐसा करते हैं नहीं। एटलीस्ट फिर विंस के केस में मैं ये तो कह सकता था कि अगर विंस ने किसी स्टोरी के पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो फिर वो उसको अंजाम तक पहुंचाएगा, चाहे उसका कचरा हो जाए चाहे कुछ हो जाए, वो एंड तक पहुंचती ज़रूर थी। जैसे कि आप इसको मतलब कोई भी वो स्टोरी शुरू कर देते थे तो फिर वो उस पर अपना ध्यान लगाते थे। ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच बहुत सारी चीज़ें करके भूल जाता है कि शुरू तो करी, उसको एंड तक नहीं पहुँचा पाए। और ऐसे में अपने लाइफ में मैं भी बहुत सारे काम कर लेता हूँ वैसे, और मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा ही ओपिनियन है मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन का डर था कहीं ना कहीं बैक स्टेज चीज़ों में। डर था इन द सेंस कि मतलब वैसे तो डरावने काम उनके हैं ही, लेकिन कि कोई बॉस है, कोई हमारे सिर पे बैठा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। मुझे ऐसा फील होता है देख के कि सुपरस्टार्स को थोड़ा सा डर और खौफ अब कम रह गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसकी वजह से वो छुट्टियों पे चले जा रहे हैं। जैसे कि ये मैं छोटे मोटे लेवल के सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा, मैं जॉन सीना लेवल पे बात कर रहा हूँ। जैसे अगर फेयरवेल टूर अनाउंस होता तो मुझे लगता है विंस मैकमैन कैसे भी कान ऐंठ के पकड़ के लेके आते ही जॉन सीना को, वो कहते भाई या तो तू अपना पहले देख ले, एक बार फेयरवेल टूर तेरा शुरू हो जाए ना उसके बाद तू कहीं नहीं
जा सकता। ऐसे में ट्रिपल एच का जो कंट्रोल है वो मुझे थोड़ा सा कम महसूस होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि छुट्टियों पे चले जाते हैं लोग। यही बात मैं रोमन रेंज के लिए भी बोलूँगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई सुपरस्टार कभी पार्ट टाइमर हुए नहीं है, कितने हुए हैं भाई, मतलब आते जाते रहते हैं सुपरस्टार्स। लेकिन अब मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ट्रिपल एच के कंट्रोल में चीज़ें कई बार उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। बाकी यार देखो, विंस मैकमैन की भी कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बहुत सारी बुरी बातें हैं। ट्रिपल एच की भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बहुत सारी बुरी बातें हैं। और जो बहुत सारी बातें हैं उसका बबल हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब ट्रिपल एच आए थे तब एकदम से हल्ला, अरे भाई ट्रिपल एच आ गया तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे सुपरस्टार जिनके पीछे विंस मैकमैन कभी दिमाग और ध्यान भी नहीं लगाते, ट्रिपल एच उनके पीछे लगाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं रख पाते। जैसे एमजीज की अगर मैं बात करूं तो वो इतनी हाइप के साथ, जबकि इतनी लेजेंडरी टीम है वो, उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि बड़े स्केल पर जब सारी बड़ी ऑडियंस के सामने तुम लेके आओ तो वो चीज़ें वर्कआउट करें ही करें। तो ऐसा रहता है भाई हिसाब किताब। अब मुझे नहीं लगता किसी एक को पिक कर सकते हैं यहाँ पे। देखो बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ इनकी अच्छी बात है, कुछ इनकी अच्छी बात है। अगर दोनों की अच्छी बातें मिल जाए तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट सीन चलेगा। बाकी तो भी आपको पता ही है रेसलमेनिया की जिस तरीके से हाइप और बिल्ड चल रहा है, लोग क्या ही बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो आप अपना ओपिनियन जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये कुछ अगेंस्ट में नहीं है कि अरे विंस वर्सेस ट्रिपल एच कर दिया। जनरल आपका क्या थॉट है जब आपने विंस को चलाते हुए देखा डब्ल्यूडब्ल्यू और अब जब ट्रिपल एच को देख रहे हो? या तो आपको रेट्रीब्यूशन का स्टाइल लगने वाला है या फिर ये आपको शील्ड का स्टाइल लगने वाला है। क्योंकि आज एनएक्सटी का जो वेंजेंस डे शो हुआ था भाई, यहाँ पे हमने ये 4 बंदों को देखा है जिन्होंने शो को आके हाईजैक करने की कोशिश की है। आके इन्होंने जो है 1-2 बार मारामारी मचा दी है एनएक्सटी में आके, और इन्होंने बिल्कुल मास्क वाले स्टाइल में किया है। काले कपड़ों में ये आए हैं। जब अटैक हुआ तो पूरा अंधेरा सा वहां पर छा गया था। तो अब लोग कह रहे हैं कि या तो ये रेट्रीब्यूशन आ गई है दोबारा से 2025 में, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू शील्ड के स्टाइल में एक और फैक्शन को इंट्रोड्यूस कर चुकी है। अब देखो ये कैसे आगे क्या करते हैं। ओबा फेमी के ऊपर उन्होंने अटैक किया जो कि सबसे बड़े चैंपियन है एनएक्सटी के, तो शायद यहां से कुछ इनका एंगल बन सकता है। बाकी ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी और ओबा फेमी का भी मैच हुआ था ट्रिपल थ्रेट चैंपियनशिप के लिए। हाँ भैया ट्रिपल थ्रेट था। और इस पूरे मैच में वो जो भाई 2 साल हो गए क्या, ये 1 साल हो गया है कि ये 1.5 साल हो गया है जब से ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थ्योरी को ट्रिपल है। भाई क्या करते हो यार तुम? अब तो मैं इरिटेट हो गया हूँ, सही बताऊँ। मैं कुछ बोल ना जाऊँ, उल्टा पुल्टा ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं वैसे बोलता नहीं मैं कुछ रियल लाइफ में भी उल्टा पुल्टा, लेकिन ट्रिपल एच मुझे लग रहा है मजबूर करके मारेंगे मुझे। ये थोड़ा सा इन्होंने फिर से टीज करने वाला एंगल दिखा दिया कि एक बार ऑस्टिन थ्योरी पिन कर रहे थे तो ग्रेसन वॉलर ने खींच लिया, वरना ऑस्टिन थ्योरी चैंपियन बन जाते। एंड में ग्रेसन वॉलर ने अपना फिनिशर गलती से मार दिया ऑस्टिन थ्योरी को। तो ये सालों से ही चल रहा है। लेकिन ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो जो एंगल देखा ना कि दोनों बंदे मिलके ही हमेशा ओबा फेमी को मार रहे हैं, वो बढ़िया था। लेकिन ओबा फेमी तो भैया है ही रूलर आदमी, वो बाद में जो है मैच जीत गए और चैंपियनशिप रिटेन कर ली उन्होंने। बाकी आज शो पर जॉर्डन ग्रेस ने भी कह सकते हैं ऑफिशियली शुरू कर दी है अपनी एनएक्सटी की जर्नी। इवन एक ट्वीट भी किया उन्होंने कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शार्क को कहाँ पर डालो, इट्स स्टिल अ शार्क, यानी कि मैं तो हमेशा बड़ी ही मछली हूँ, ऐसा करके वो बता रही है अपने आप को। और ये हमने रूमर सुन भी लिया था वैसे कि वो एनएक्सटी के साथ ही शुरुआत करने वाली है। तो आज से वो भी शुरू हो चुका है। में जब दोनों चैंपियंस पोज कर रहे थे तो उन्होंने एंट्री मार के थोड़ा सा अपना भी इंपैक्ट दिखाने की कोशिश तो की है। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि एक के बाद एक मेरे सीने के ऊपर प्रहार लग रहे हैं जब मैं ये रेसलमेनिया 41 की तरफ देख रहा हूँ। एक तो अभी आपको पता है इसके बिल्ड को लेके क्या सीन चल रहा है, कहाँ की एक्सपेक्टेशन थी, क्या क्या हो जाएगा और फिर ये चलते हुए कहाँ चले जा रहा है। तो भाई फाइनली हमको रैंडी ऑर्टन के बारे में भी कुछ पता लग गया है कि रेसलमेनिया में वो क्या करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं हम सबके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी और ट्रिपल एच वही करने जा रहे हैं। रैंडी ऑर्टन का मैच एट रेसलमेनिया अगेंस्ट करने का प्लान है केविन ओवंस। आपको स्टोरी पता ही है, केविन ओवंस ने सबसे पैकेज पाइल ड्राइवर मारा है जब जिस तरीके से उन्होंने धोया है वो रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद से ही हमको ये तो पता था कि ये लड़ेंगे, बट लग रहा था कि रॉयल रंबल में वो आ जाएंगे, फिर शायद एक बीच में मैच डाल देंगे। लेकिन रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन का मैच केविन ओवंस के साथ होगा। अब अगेन यहाँ पे फिर वही बात है कि ऐसा नहीं है कि केविन ओवंस को बोला जा रहा है कि भैया ये थोड़ी है कोई इतना बड़ा सुपरस्टार जो कि रैंडी ऑर्टन से लड़े। लेकिन भाई वो होता है ना कि जब तुम रेसलमेनिया के मैच की बात करते हो तो फिर वहाँ पे स्टोरी कुछ अलग होती है। जो इतने बड़े सुपरस्टार्स होते हैं इनको सिर्फ तुम दिमाग में रखो कि ये किसी और बड़े सुपरस्टार के साथ ही लड़ रहे। भाई साल में एक ही बार आती है रेसलमेनिया और उसमें बहुत बड़े से बड़े मैचेस चाहिए होते हैं। कहीं ना कहीं केविन ओवंस के साथ मैच देखो ठीक है, केविन ओवंस के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उनके लिए मे भी दिल में रिस्पेक्ट आया, तालियां बजे। लेकिन रैंडी ऑर्टन के हिसाब से तो नहीं भाई। ये अगेन ये केविन ओवंस के डिसरिस्पेक्ट में नहीं है, समझ रहे हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्या बोले भाई, अब रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस से लड़ रहे हैं, मतलब ये तो फिर क्या ही अब है। जबकि पता भी था ऐसा हो जाएगा, लेकिन इतना डिले कर दिया इन्होंने रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को कि अब ये केविन ओवंस के साथ भी तो स्टोरी को शुरू करेंगे ही। अब वही है कि इसमें इंटेंसिटी तो पूरी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं यार
जिस स्टाइल के साथ अंडरटेकर और निक खान ने इंट्रोड्यूस किया था, इंडक्ट किया था, अनाउंस किया था, इंडक्ट तो नहीं किया था, अनाउंस किया था कि ट्रिपल एच होने वाले हैं हॉल ऑफ फेम में, मिशेल मैकूल को भी उसी स्टाइल में किया गया है, क्योंकि अंडरटेकर के साथ वो किसी तो ESPN वाले या कहीं पे शो पे तो थी, वहीं पे सैटेलाइट से वीडियो कॉल से आते हैं ट्रिपल एच, और यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि मिशेल मैकूल जो है हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो रही है। तो ये थोड़ा सा जवाब दे दिया उन्होंने अंडरटेकर को कि भाई तूने मुझे सरप्राइज करके किया था तो क्या हुआ, मैं भी तो तुझे सरप्राइज करके कर सकता हूँ। अगर कंफ्यूज हो रहा तो मिशेल मैकूल वाइफ है अंडरटेकर की, इसलिए उन्होंने कहा कि रिटर्न में ले भाई मेरी तरफ से भी सरप्राइज। तो ये सही है भाई, एक दूसरे को मजा चखा भी रहे हो तो कैसे हॉल ऑफ फेमर बना बना के। रिकी स्टार्क्स को तो हमने देख लिया, देखो वो ऑल एलीट रेसलिंग से WWE में आ चुके हैं। तो क्या लिस्ट में अगला नंबर लगने वाला है रूसेव का, क्योंकि एक तो शेमस के साथ उन्होंने फोटो पोस्ट किया, इससे मतलब नहीं है, रूमर ये भी आया, स्पेकुलेशन ये भी आई, इवन रिपोर्ट्स भी आई हैं कि रूसेव जो है वो WWE कंपनी की तरफ शायद अब आ रहे हैं, AEW से उनकी जो है वो छुट्टी हो चुकी है। बाकी बहुत सारे लोग जब रूसेव गए थे WWE कंपनी से ये मान के चल रहे थे कि यार अब AEW में उनका तगड़ा होगा कुछ सीन सपाटा, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है, लेकिन उसके बाद भी मुझे तो ऐसा कुछ याद आता नहीं कि AEW में कुछ रूसेव या मीरो ने कुछ ऐसा खास या तगड़ा किया हो। अभी सिर्फ देखते हैं, बातें चल रही हैं, देखते हैं क्या ऐसा होगा या नहीं। बाकी मैलेकाई ब्लैक के बारे में मैंने आपको बताया कि शायद वो भी वो नाम हो सकते हैं। अब अचानक से 2-3 साल में उल्टा नहीं हो गया हिसाब किताब कि अब बंदे AEW से WWE में आ रहे हैं, जबकि पहले तो ऐसा होता था कि चलो कुछ रेयर ही नाम है जो कि AEW से WWE में आए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जो लिस्ट अभी ऐसे उधर को जा रही थी जो सारे नाम, वो उधर से वैसे ही उसी तरीके से वापस WWE में आ रहे हैं। रेसलमेनिया के लिए इस समय जो रूमर्ड मैच है वो आपको पता ही है कौन सा है, रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने दोनों बंदों के बारे में कुछ बात करी है, दोनों से नफरत है ना, लेकिन देखो ओपिनियन कितना डिफरेंट उनका फॉर्म होता है। कहते हैं आई लव रोमन रेंस, ये बात तुम क्लियर समझ लो, हम इस इंडस्ट्री में साथ में आए हैं। हाँ, अब रोमन रेंस जिस तरीके के माहौल में फंसा हुआ है, वो अपने आप को किसी गॉड लेवल पे सोचता है, वो जो भी है उसका दिमाग खराब हो गया है, बट आई स्टिल लव हिम एंड मैं उसके लिए हमेशा बेस्ट ही विश करूंगा। लेकिन जब बात है CM पंक की, मैं चाहता हूं उसके साथ सब कुछ बुरा से बुरा हो, मतलब उन्होंने भले ही दोनों बंदों के साथ दुश्मनी तो अपनी रखी है, लेकिन कहते हैं कि जितना बुरा मैं CM पंक के लिए चाहता हूं वैसा मैं रोमन रेंस के लिए कभी भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा शील्ड ब्रदर है और हमने साथ में शुरू किया था। तो ये जो गुस्सा है उनका CM पंक के लिए वो तो कुछ अलग ही लेवल का, मे बी रॉ और नेटफ्लिक्स में हारने के बाद से वो थोड़ा सा और बढ़ गया होगा। और उन्होंने अपने WWE के रिटायरमेंट के बाद की चीज़ों को भी डिस्कस किया। कहते हैं कि यार देखो सिंपल है, मैं तो WWE में ही अपनी सांसें लेने वाला हूँ, और जब मैं रिटायर हो जाऊँगा मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल यंग बंदे जैसी तो फील होती नहीं है। हर एक मैच के बाद मुझे अच्छे से अपने आप को जो है आइसिंग करनी पड़ती है अपनी, कि मैं सोऊं तो फिर मुझे दर्द ना हो। तो मैं तो अपना कोई एक रोल ढूंढ लूंगा WWE में बैक से, जहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव की तरह काम करूंगा। तो सेथ रॉलिंस तो आपको हमेशा WWE में ही दिखेंगे, ये उन्होंने बता दिया था। वैसे कि हॉलीवुड वगैरह को लेकर इंटरेस्ट तो है, लेकिन इतना नहीं है WWE में उनको जितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये रहेगा हमारे लिए WWE का एक लॉयल गाय, और अगर इसके फैन बनना चाहते हो तो बन जाओ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग तो सिर्फ WWE का यूज़ करके दूसरी तरफ निकल लेते हैं। वैसे उनके करियर का डिसीजन है, क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।